हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके बारे में देखेंगे कि उसका आधार क्या है, उसकी भाषा शैली कहाँ से ली गई है, उसके बारे में लोगों ने क्या कहा है, किस किस चीज़ का वर्णन है उसको देखेंगे। उसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि जब हम लोग हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देते थे तो उसमें एक गद्यांश आता था जिसकी व्याख्या करनी होती थी। तो उसमें हम लोग प्रस्तावना लिखते थे, फिर व्याख्या लिखते थे, फिर उपसंहार लिखते थे। तो प्रस्तावना में लिखते थे कि प्रस्तुत गद्यांश में कवि कहना चाहता है कि, वैसे प्रस्तावना में यहाँ पे कि प्रस्तुत प्रस्तावना में संविधान निर्माता कहना चाहते हैं कि, अब जो भी व्याख्या होगी वो संविधान में होगी। अब आइए देखते हैं कि संविधान निर्माता क्या कहना चाह रहे थे प्रस्तावना में। पहली चीज ये है कि पूरी प्रस्तावना और पूरी जो है संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता क्या होती है? क्या ऐसा था जो व्यवस्था बदलना चाह रहे थे संविधान के निर्माताओं ने? आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो क्या व्यवस्था को बदलना चाह रहे थे? क्या ऐसा नहीं था, कुछ को पाना चाह रहे थे? एक राज्य के लिए चार चीज़ें आवश्यक होती हैं कि भूभाग हो, वहाँ जनसंख्या हो, वहाँ सरकार हो, और संप्रभुता हो। तो संप्रभुता ही ऐसी नहीं थी कि जो ब्रिटिश काल में या उससे पहले हमारे पास नहीं थी। बाकी तो सब था, भारत भी था, लोग भी रहते थे, सरकारें भी चलती थी, चाहे वो राजाओं के माध्यम से, चाहे वो ब्रिटिश कंपनी के माध्यम से या ब्रिटिश शासन के माध्यम से, तब भी चल रहा था। तो सरकार भी थी। तो क्या नहीं था? जो नहीं था वो सिर्फ संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप कोई फैसला लेने में स्वतंत्र हो, आपके ऊपर कोई बाहरी या कोई आंतरिक दबाव ना हो। कोई भी फैसला अगर आप बाह्य और आंतरिक दबाव के बिना ले रहे हैं तो आप संप्रभु हैं, जिसकी आवश्यकता भारत को थी। संविधान निर्माता चाहते थे, संघर्ष की लड़ाई में इसी चीज़ को मांगा जा रहा था। तो संप्रभुता, इसीलिए जब शुरू होता है प्रस्तावना तो हम भारत के लोग जो है तो वहाँ संप्रभु होते हैं। तो संप्रभुता नहीं थे, उसी को पाने की इच्छा थी, इसीलिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तुत प्रस्तावना में संविधान निर्माता कहना चाहते हैं कि, प्रस्तावना का जो इतिहास है वो पहली बार अगर कहीं किसी देश के संविधान में जोड़ा गया तो वो अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना पहली बार जोड़ा गया था। उसके बाद अन्य देशों ने जैसे जैसे संविधान को अपनाया वैसे वैसे अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ते गए। अमेरिका इसका शुरुआत करने वाला है। प्रस्तावना है क्या? जब निर्माता क्या व्याख्या करना चाह रहे थे? तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है। पूरा संविधान क्या है, अगर प्रस्तावना को ठीक से पढ़ा जाए और समझा जाए तो पूरे संविधान में सिर्फ उसी का विस्तृत वर्णन है। संविधान निर्माताओं के जो मानसिक झलक है, उनके विचारों की जो झलक है, वो कैसा भविष्य चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां इस तरीके से जिंदगी जी, इसलिए उनके लिए जो व्यवस्था बनाई जा रही थी, उनकी झलक है कि संविधान निर्माता चाहते क्या थे। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ मामला जब आया 1967 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो किस मामले में आत्मा कहा था? गोलकनाथ मामला 1967 में। यनके पालकीवाला एक संविधान विशेषज्ञ हैं, वो संविधान को, जो संविधान में प्रस्तावना है उसको संविधान का परिचय पत्र कहते हैं, कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। कौन कहता है? यन पालकीवाला। संविधान का आभूषण है, इसी से पूरे संविधान का श्रृंगार होता है। प्रस्तावना से ही क्या क्या श्रृंगार होना है पूरे संविधान में, वो यही से डिसाइड होता है। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है सदस्य थे, वो कहते हैं कि संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है प्रस्तावना। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य थे जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, वो कहते हैं कि दीर्घकालिक सपनों का विचार है।
जो पीढ़ियों के लिए सपना देखा गया है, जो विचार किया गया है, वही प्रस्तावना है। तो दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये कौन कहते हैं? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी कहते हैं। आइए देखते हैं कि प्रस्तावना में जो अवधारणा आई है प्रस्तावना की, वो कहाँ से? वो आई है यूएसए से। पहली बार जब लिया गया तो यूएसए से लिया गया, लेकिन भाषा शैली जो है प्रस्तावना की, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर आधारित है। पूरी की पूरी प्रस्तावना एक साथ पढ़ी जाती है, बिना कामा और किसी पूर्ण विराम के एक साथ पढ़ी जाती है। तो जो शैली है पढ़ने की और लिखने की, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे प्रभाव कहाँ कहाँ का है? तो पहला प्रभाव जो है वो 1776 की क्रांति अमेरिका में होती है। अमेरिका में 1776 की क्रांति होती है। वहाँ से संवैधानिक शक्ति का स्रोत लिया जाता है। तो संवैधानिक शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है। जैसे कि रूसो कहता है हम लोग, तो हम लोग शब्द जो आया है वो रूसो से आया है। तो देश करते क्या है कि अपनी प्रस्तावना में, जैसे हम लोग कहते हैं भारत का संविधान है, तो यहाँ हम भारत के लोग, तो अमेरिका वाले कहते होंगे हम जो है हम अमेरिका के लोग, ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के लोग। तो हम लोग वाली जो भाषा है वो रूसो से आई है। रूसो इसको आवाज दिया था। तो संवैधानिक शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। ये अवधारणा अमेरिका से लिया गया। अमेरिकी क्रांति है 1776 में। 1776 में अमेरिका में क्रांति हो रही है और हमारे यहाँ कंपनी को रेगुलेट करने का प्रावधान किया जा रहा है। कितना अंतर है। उसके बाद 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें बुर्जुआ वर्ग या मध्यम वर्ग का प्रभाव ज़्यादा होता है। वहाँ इस बात की मांग होती है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट फ्रांसीसी क्रांति से आया है जो 1789 में हो रही थी। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति से आया है। दूसरा जो प्रभाव है वो बोल्शेविक की क्रांति होती है। कहाँ? रसिया में। कब होती है? 1917 में। भारत में उस समय चंपारण जैसे आंदोलन चल रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं, और रसिया में क्रांति हो रही है। किसकी? न्याय की। हम तो कैसा न्याय चाहिए? न्याय क्या होता है कि बिना किसी भेदभाव को किसी का हक मिल जाना ही न्याय होता है। बिना कोई भेदभाव के कि आप किस पद पे हैं, नहीं हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत है, नहीं है, कुछ भी हो, बिना किसी भेदभाव के अगर आपको आपका हक मिल रहा है तो न्याय है, अगर नहीं मिल रहा है तो अन्याय है। तो कैसा न्याय चाहिए? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय चाहिए, आर्थिक न्याय चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? जैसे मूल अधिकार में वर्णित है 14 से लेके कि आप कानून के सामने समान हैं। समाज में कैसे कि आप लिंग, जाति, स्थान, मूलवंश के आधार पर आपको वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, तो भी एक सामाजिक भेदभाव है। सबको समान अवसर मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, निचले पायदान का हो, क्रीमी लेयर का हो, सबको बराबर भाव से देखा जाएगा, बराबर रूप से उनका मतदान करने का अधिकार होगा, हर चीज़ पे बराबर का अधिकार होगा। ये भी एक सामाजिक न्याय है। आर्थिक, ऐसा नहीं है कि किसी एक पे नियंत्रण हो, पूरे संसाधन पर धन का केंद्रण हो रहा हो और एक को कुछ खाने को ना मिल रहा हो, तो ये न्याय भी चाहिए। राजनीतिक न्याय कि देश का कोई भी नागरिक मतदान भी कर सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है, किसी सार्वजनिक दफ्तर में जा भी सकता है। ये होता है राजनीतिक न्याय। मतलब चाहे वो नेता हो या फिर कोई मतदाता हो, दोनों को समान है। ये होता है राजनीतिक न्याय। ये कहाँ से आया है? बोल्शेविक क्रांति रसिया में जो 1917 में हुई थी। हमारे यहाँ जब चंपारण आंदोलन चल रहा था, गांधी जी शुरुआती दौर से गुजर रहे थे, तब का प्रभाव। संविधान और प्रस्तावना दोनों का उद्देश्य क्या है कि पूरा उद्देश्य क्या है जिसके आधार पर सभी व्याख्याएं की गई हैं, भागों में, अनुसूचियों में, अनुच्छेदों में जो वर्णन किया गया है, सबका सिर्फ 4 मतलब है कि न्याय की स्थापना हो,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो, समता हो, समान हो सब। समता का मतलब ये है कि कुछ पाने की, मतलब अवसर की समानता, अवसर की समानता, और प्रतिष्ठा की समानता, कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़े पद पे है तो उसको ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, उसकी प्रतिष्ठा को देख के जो काम किया जा रहा है, तो प्रतिष्ठा में समानता। हालांकि ये चीज लागू नहीं होती है, प्रतिष्ठा में समानता। स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि एक निश्चित सीमा रेखा के बीच अपने सभी कार्यों को संपादित करना या पूरा करना। अगर बिना किसी रोक टोक के अगर आप कुछ कर रहे हैं या स्वतंत्रता मिल रही है तो वो स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता होती है। तो स्वतंत्रता जो है वो संविधान में वर्णित नियम कानूनों के अधीन है, कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5। जैसे आप कोई विचार रखते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। आपकी कोई अभिव्यक्ति है, उसकी स्वतंत्रता है। आप पूजा करते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। आप किसी धर्म को मानते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। उपासना करते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की। समता 2 प्रकार की, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। न्याय कितने हैं? 3। कौन कौन? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के। बंधुत्व का क्या मतलब होता है? भाईचारा। अब यहाँ भाईचारा को बढ़ावा या बंधुत्व को बढ़ावा संविधान कैसे देता है? संविधान की विशेषताओं में जो एक लक्षण है एकल नागरिकता की, वही बंधुत्व को बढ़ावा देता है। ऐसा नहीं है कि कोई सिक्किम का नागरिक है और कोई राजस्थान का नागरिक नहीं, सब एक नागरिक हैं, वो हैं भारतीय नागरिक। तो सबके साथ, चाहे वो किसी क्षेत्र का हो, किसी अन्य राज्य का हो, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का हो, विशेष समुदाय का हो, कुछ भी हो, उन सब से ऊपर उठ के सब एक भारतीय नागरिक हैं और सब एक दूसरे के साथ सौहार्द और भाईचारे के साथ रहें। यही बंधुत्व चाहता है, जो संविधान का उद्देश्य है। इसका ये उद्देश्य है। अब प्रस्तावना भारत की प्रकृति कैसे होगी, उसकी घोषणा क्या क्या करता है। भारत की प्रकृति में क्या क्या होगा? जैसे पहली चीज, जो सबसे आवश्यक चीज है किसी राज्य के लिए, किसी समाज के लिए, संप्रभुता, कि आप फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो। अपनी घरेलू नीतियां और विदेश नीतियां स्वतंत्र होके लेते हैं, उसकी फैसला लेते हैं, तो आप संप्रभु हैं, अन्यथा नहीं है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भारत 1945 में शामिल हुआ और 1949 राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के अधीन हैं, हम उससे भी अलग हैं और उसके अधीन होकर फैसला नहीं लेते हैं, तो हम संप्रभु हैं। वो संप्रभुता की किसी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता लेना संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है। समाजवादी, समाजवादी का मतलब क्या होता है कि किसी देश का धन, संसाधन, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में हो और सभी के लिए समान वितरण हो। लेकिन समाजवादी व्यवस्था जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया, यहाँ समाजवादी जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है या मिश्रित समाजवाद कह सकते हैं। कि जैसे समाजवादी में समाज का कल्याण किया जाएगा, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, यहाँ समाज का भी कल्याण होगा, राज्य का भी कल्याण होगा और जो है व्यक्तिगत कल्याण होगा, व्यक्ति का भी कल्याण होगा। इसीलिए लोकतांत्रिक समाजवाद के साथ ही भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है कि आप देखेंगे कि भारत सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को भी बढ़ावा देता है और निजी को भी बढ़ावा देता है।
निजी को बढ़ावा देने के लिए 1991 में एलपीजी की नीति आई, जो है एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण आई। तो उससे भारतीय समाजवाद कुछ लचीला बनाया गया और दोनों निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को बढ़ावा दिया गया। तो लोकतंत्र जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है या मिश्रित समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप एक राज्य हैं, हम एक राज्य हैं, हम या तो किसी धर्म को मानेंगे या नहीं मानेंगे या निरपेक्ष रहेंगे। अगर मानते हैं, कोई राज्य मानता है तो आस्तिक राज्य है, नहीं मानता है तो नास्तिक राज्य है। निरपेक्ष कैसे होगा? ना तो वो किसी धर्म को मतलब स्वीकार करेगा, ना कि तो किसी धर्म को के साथ भेदभाव करेगा, तो धर्म निरपेक्ष है। तो भारत धर्म निरपेक्ष देश है, ना तो ये किसी धर्म को बढ़ावा देता है, ना किसी के साथ भेदभाव करता है। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में है और जनता द्वारा प्रतिनिधि ही उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो स्विट्जरलैंड में लागू है, उसमें ये होता है कि आप जिस प्रतिनिधि जिसको भेज रहे हैं उसको आप कभी भी बुला सकते हैं, डायरेक्ट भेजेंगे और डायरेक्ट वो काम करेगा, फिर अगर नहीं काम कर पा रहा तो वापस आ जाएगा। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। लेकिन भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वही विधियाँ बनाते हैं, वही जो है कार्यपालिका चलाते हैं। तो यहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र है। गणराज्य का क्या मतलब होता है? गणराज्य दो प्रकार का होता है। एक गणराज्य ये होता है, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन का गणराज्य, ब्रिटेन भी एक गणराज्य है। जिस देश का मुखिया उत्तराधिकार गणराज्य और चुनावी गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ब्रिटेन में ये है कि वहाँ पे जो मुखिया है देश का, वहाँ का राजा, वो उत्तराधिकार के नियम पे चलता है, तो वो उत्तराधिकार गणराज्य है। लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति हैं, देश के मुखिया हैं, वो अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। तो यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो भारत कैसा देश होगा? गणराज्य होगा जिसका मुखिया चुनाव से आएगा। जिसका मुखिया जो है चुनाव से आएगा। अब संविधान का आधार क्या है? जो प्रस्तावना, और प्रस्तावना का आधार कैसे बना उसको देखते हैं। जब संविधान सभा का गठन हुआ और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, तब 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। उसी में कुछ संशोधन के साथ पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उसको पारित किया गया। यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है। संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 नवंबर 1949 से लेके 26 जनवरी 1950 तक भारत संप्रभु राज्य नहीं था, डोमिनियन स्टेट था। जब पूर्ण रूप से संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, तब भारत संप्रभु राज्य बनता है। तो लागू कब हुआ प्रस्तावना? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान कब लागू हुआ? संविधान लागू हुआ पूरा 26 जनवरी 1950। तो ये चीजें हैं प्रस्तावना के बारे में। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना में जो शब्द हैं, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समता, स्वतंत्रता, इन सब के बारे में व्याख्या करेंगे, देखेंगे उसका विस्तार से। दूसरी चीज ये करेंगे कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में देखेंगे।
नमस्कार, मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।